प्रश्न है कि एक आवृत्ति बंटन के माध्यिका और माध्य क्रमशः 28 और 30 है तो बहुलक है। देखिए, ये सब प्रश्न को हम लोग, अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। कह रहा है कि माध्यिका और माध्य दिया हुआ है। माध्यिका है आपका 28 और माध्य है 30, तो आपको बहुलक निकालने बोल रहा है। देखिए, सीधा सीधा बहुलक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला को याद रखना है। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब कि बहुलक माध्यिका और माध्य बहुलक माध्यिका के बीच का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इस संबंध से जुड़ा हुआ रहता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ से बैठाइए, 3 माध्यिका है 28 माइनस 2 गुना 30, माध्य 30 है। इसको गुना कीजिएगा तो 84 और इसको गुना कीजिएगा तो 60, माइनस कीजिएगा यहाँ से 24। आपका 24 यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर बहुलक का, यानी आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है कि प्राकृत संख्या समुच्चय से लेना एक संख्या जो 2 और 3 द्वारा विभाज्य का प्रायिकता है। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसमें तो क्वेश्चन में लग रहा है कुछ अधूरा है, लेकिन अगर इसको इस तरह से बनाइएगा, मेरा नेचुरल नंबर का जो होता है सेट, वो आपका 1 2 3 इस तरह से अनंत तक जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वैसे संख्याओं का प्रायिकता निकालिए जो 2 और 3 से भाग लग जाए। ठीक है, 2 और 3 से भाग लग जाए मतलब वैसी संख्याएं 6 से होगी, और 6 से सभी भाग लगने वाली संख्या हो जाएगा 6 12 18। तो ये सभी संख्याएं 2 और 3 से भाग लग जाता है, यानी वैसे 2 और 3 से भाग कौन लगेगा, 2 और 3 का जो गुना करके यानी एलसीएम जो आएगा वह संख्या से भाग लगने वाले सभी, यानी 2 और 3 कैसे चेक करेंगे, तो 2 और 3 से भाग लगेगा 6, दोनों का एलसीएम, ये नियम भी है। अब 6 से जितनी भी संख्याएं भाग लगेगी सभी संख्याएं 2 और 3 से भाग लग जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है यहाँ पर, तो इसकी संख्या भी अनंत है और इसकी भी संख्या अनंत होगी, है ना। इसलिए प्रायिकता हम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रायिकता जो होता है उसका होता है कि अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। देखिए, यहाँ पर अनुकूल घटना की संख्या भी हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये तो अनंत तक जा रहा है, और कुल घटना की संख्या भी हम नहीं निकाल पाएंगे तो अनंत तक जा रहा है, इसलिए भाग नहीं कर पाएंगे और इसको हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें आप ऑप्शन इसका लिख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एएम जीएम और एचएम के बीच संबंध है। देखिए, एएम जीएम और एचएम तीनों के बीच का रिलेशन बोल रहा है कि क्या रिलेशन होता है। देखिए, पहले एएम जीएम और एचएम है क्या, इसको हम लोग जानते हैं। तो एएम के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, या आप लोग क्लास 10th में अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे तो उसमें आप एक सीखे होंगे। तो चलिए, एएम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, जीएम का होता है जियोमेट्रिक मीन, और एचएम का होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो इस तीनों में रिलेशन हम लोग को ढूंढना है। एक्चुअली इसका हम फॉर्मूला भी लिख करके रख लीजिए कि एम जो होता है, जैसे कि दो संख्या दिया हो रहेगा ए बी, तो ए बी का अर्थमेटिक मीन जो होगा वो दोनों का जोड़ बटा 2 होगा। ठीक है, अगर जीएम पूछे
ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो दोनों का गुना करके उसका स्क्वायर रूट होता है। ये फॉर्मूला है, जानना पड़ेगा। और HM मतलब हार्मोनिक मीन मतलब हुआ कि इसका हो जाएगा 2AB बटा A प्लस बी। ये तीनों फॉर्मूला भी याद रखने से आगे हमको बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं इसका हम। और देखिए ये सब जब देख करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमको रिलेशन मिल जाएगा AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, यानी ये ऑप्शन आपका ये A नंबर आ जाएगा। ठीक है, A नंबर आ जाएगा। तो ये याद रखना है, AM का मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन, GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन, और HM मतलब हो गया हार्मोनिक मीन। AM का फॉर्मूला यानी जैसे कोई दो संख्या दिया रहेगा, जैसे 4 और 13 दिया हुआ रहेगा, इसका बोलेगा कि AM निकालिए, तो AM निकालने के लिए AM इसका हो जाएगा 13 प्लस 2 यानी 17/2। आप जो भी लिखिए इसको 8.5 लिखिए। उसी तरह GM अगर लिखना होगा तो 4 गुने 13 का अंडर रूट हो जाएगा, जो आए 13 चौक 52, अलग बात है। और उसी तरह HM निकालने बोलेगा, दो संख्या है उसका HM निकालिए, तो 2 गुने 4 गुने 13/4 प्लस 13। ठीक है, उसको हम लोग HM बोलते हैं। एक्चुअली AM कहाँ से आया, मतलब अरिथमेटिक मीन कहाँ से आया। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हुआ कोई समान संख्या से बढ़ रहा हो, 2 4 6 यानी 2 से बढ़ रहा है। जियोमेट्रिक मीन मतलब क्या हो गया, कोई संख्या से गुना होकर के आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 4 8 16, देखिए ये 2 से गुना हुआ, फिर ये 2 से गुना, फिर ये 2 से, यानी किसी निश्चित संख्या से गुना हो रहा है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है उसको अगर हम लोग इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा करके लिख दें, इसी को हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इसमें ये फॉर्मूला आता है, इसको याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर ए हम लोग को यहाँ से मिला। प्रश्न है कि 2 रिक्तियों के एक पोस्ट के साक्षात्कार में एक पति और पत्नी उपस्थित रहे। अगर पति के चयन की संभावना 1/7 और पत्नी की 1/5 है तो दोनों की चयन की संभावना कितनी है। देखिए ये सब कुछ नहीं है, इस तरह का जब भी प्रश्न रहे तो कुल प्रायिकता जो होता है दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, कुल प्रायिकता हो जाएगा 1/7 और 1/5 यानी 1/35। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों की चयन की संभावना 1/35 यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में अगला प्रश्न चलते हैं। समुच्चय, अगला प्रश्न है 11 13 15 13 17 19 और 17। कह रहा है कि इसका बहुलक बताइए। देखिए अब इससे पहले हम लोग माध्यिका और बहुलक में रिलेशन पढ़े थे, तो उसी चैप्टर से एक प्रश्न यहाँ भी पूछा गया कि बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब छोटा सा सेंस है, एकदम सिंपल। बहुलक यानी जिसकी संख्या ज्यादा हो, वैसी प्रेक्षण जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए 13 भी आया है 2 बार और 17 भी आया है 2 बार, और तो सब सिंगल सिंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 से अधिक, उपयुक्त में से 1 से अधिक, इसका आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए बहुलक का मतलब ये होता है, बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार आया है। ठीक है, इस समुच्चय में, इस सेट में जो ज्यादा बार आया है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखने गए तो यहाँ पर देख रहे 13 भी 2 बार आया है और 17 भी 2 बार आया है। दैट मीन्स 1 से ज्यादा यहाँ पर आंसर है, इसलिए हम यहाँ पर डी मेरा आंसर होगा। क्योंकि बीपीएससी में अगला प्रश्न भी देख लिया जाए तो ये भी जो इसमें भी हम लोग बनाए थे, लिखा है कि ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 है और बी की 2/3 है,
तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए, एक का 1/2 है और दूसरा का 2/3 है, तो कुल हल हो जाने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? कट जाएगा गुना करके 1/3, यानी ये आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, एक डेटा दिया हुआ है 3, 7, 2, 5, 7, 1, 9, 6 और 5। इसका पूछ रहा है कि माध्यिका क्या होगा। ठीक है, माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका का अगर हम लोग फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वहां पद। ठीक है, n बराबर क्या होना चाहिए? विषम। n बराबर विषम होना चाहिए। और अगर सम हो, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है n, यदि n बराबर सम विषम हो, पहले विषम लेते हैं, विषम हो तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। ठीक है, यदि n होता है सम तो इसका होगा n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2, यानी सम रहेगा। n मतलब हो गया कुल संख्या, यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा उसका मतलब n का मतलब है, जो दिया हुआ जो भी डेटा है उसकी संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। अगर n विषम रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि n बराबर सम रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम इस फॉर्मूला को यहाँ बगल में रहने देते हैं। आइए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा 9, यानी n विषम है। तो उससे पहले हम लोग जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आरोही क्रम, जिसको बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, बढ़ते क्रम में सजाना होगा या अरेंज करना होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा। चलिए, सबसे पहले आरोही क्रम बढ़ते क्रम क्या होता है? सबसे पहले छोटा को लिखा जाता है, तो पहले सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर क्या है 2 है, फिर आपका 3 है, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद 3 के बाद आप देख रहे हैं 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को लिखिए। फिर 6 है, 6 लिखिए। फिर 7 यहाँ, यहाँ 2 को 7 है, तो 7, 7 और फाइनली बच गया 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, माध्यिका n यानी 9 है प्लस 1/2 वहां पद, ये पद होगा, ये ध्यान देखिएगा, ये आंसर नहीं हो जाता है, अभी बनाएंगे तो क्लियर हो जाइएगा। 10/2 वहां पद, यानी 5वां पद, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा ना, 5वां पद। अब देखिए यहाँ से 5वां पद कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पद है 5वां नंबर में। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां नंबर में यही है, 5वां पद यही है। इसलिए इसका जो माध्यिका होगा आपका हो जाएगा 5। कि यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, प्रश्न में क्या है, इस तरह से 4 वृत्त बना हुआ है और ये छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है, और प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। हम ये क्यों बना रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। ठीक है, इस तरह से हम लोग को ड्रॉ करना होगा। अगर मान लेते हैं ये केंद्र ए बी सी डी है, ठीक है, तो हमको इस वर्ग में
क्योंकि इधर एक है तो पूरा ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर भुजा वाला ABCD जो है एक वर्ग होगा। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे वर्ग में से ये सबको घटा दें, जो चतुर्थांश जिसको हम लोग कहते हैं, तो फाइनली यही फॉर्मूला बचेगा, यानी छायांकित भाग का फॉर्मूला एरिया जो होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ये देखिए चतुर्थांश जो होता है, चतुर्थांश, ये चतुर्थांश है, ये वाला भाग हर एक में है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको हम कलर नहीं करते हैं क्योंकि कलर करने वाला का एरिया मांगा आ गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश कैट हो 1 2 3 4, यानी 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा कितना है, देखिए यहां से ये त्रिज्या जो है 1 है, केंद्र से यहाँ त्रिज्या 1 है और इधर से त्रिज्या 1 है, यानी 2 है, जो हम यहाँ पहले से लिख के रखे हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, या यूं बोलिए कि आपका जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 चतुर्थांश अगर मिल जाएगा, 4 चतुर्थांश मिल जाएगा, पूरा वर्ग बन जाएगा, सॉरी पूरा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, वृत्त बन जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको लिखिए डायरेक्ट 4 गुना चतुर्थांश लिखिए या फिर वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, एक ही बात होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4 और ये पाई, तो इसमें कुछ देखिए ऑप्शन हमको लगता है इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। देखिए हाँ, ए नंबर है सेंटीमीटर स्क्वायर, ए नंबर आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर नाव चलाता है, जिसमें हर बार 5 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग है। ये नाव और धारा से संबंधित प्रश्न है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक आदमी धारा के अनुकूल जाता है कितना किलोमीटर, दूरी कितना है 30 किलोमीटर, और समय कितना लगता है 5 घंटा ही लगता है। ठीक है, और प्रतिकूल अब प्रतिकूल जो जा रहा है वो दूरी है आपका 18 किलोमीटर। प्रतिकूल या विपरीत एक ही बात है, प्रश्न में विपरीत वर्ड यूज किया है, तो हम अनुकूल लिखे थे तो यहाँ प्रतिकूल लिख दिए। विपरीत जा रहा है 18 किलोमीटर, समय इसको भी कितना लग रहा है 5 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से चाल कितना हो जाएगा, जो धारा के अनुकूल जाता है उसको एम से हम लोग अगर लिखे यहाँ तो ये हो जाएगा 30/5 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर चाल धारा के जो विपरीत चलता है उसको एन अगर लिखेंगे तो यह जाएगा 18/5, यानी इसको अगर हम कर लें तो हो जाएगा 5 या 15 5 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अनुकूल चाल इतना, प्रतिकूल चाल इतना, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, शांत जल में नाव की जो चाल होती है वो होता है अनुकूल चाल, यानी जगह नहीं है हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यानी m प्लस n/2। ठीक है, यानी अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2, शांत जल में नाव की चाल।
और धारा की चाल जो होगा वो होगा m-n/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या पूछा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि ना धारा का वेग बताइए। वेग यानी चाल, धारा का क्या हो जाएगा, आप तो धारा का चाल यहाँ पर लिखिए 6 माइनस 3.6/2। जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 2.4/2, यानी ये आ गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इसमें ये याद रखिएगा, शांत जल में नाव की चाल, दोनों चाल को जोड़ के 2 से भाग देना, और धारा की चाल दोनों को घटा करके 2 से भाग देना। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल में ही रिलेशन होता है।